हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी की हिंदी इंग्लिश वाली डेली ग्रामर क्लास में, जिसमें हम अभी लगभग वीक में 5 क्लासें करते हैं। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं मैं। और इस क्लास में मैं आपके साथ 10 वन वर्ड लेके चल रहा हूं इंग्लिश में, 15 वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में, 10 मुहावरे और 5 शब्द युगम भी इसमें ऐड कर दिए हमने अब। तो ये आपके जो ये एग्जाम्स हैं, आरएएस है, हाई कोर्ट एलडीसी है, रीट मेंस, पुलिस एसआई और एलडीसी, इन सब में आपकी इंपॉर्टेंट है। और जो भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है उनमें समान रूप से उपयोगी है आपके लिए। आप ये मत सोचना कि इनका लेवल अलग अलग है, जैसे आरएएस का और एलडीसी का, तो कोई लेवल अलग नहीं होता भाई। आप आरएएस और एलडीसी के क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई लेवल अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोई उसमें अंतर है नहीं, है ना। तो और जल्दी ही मैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो इसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहें। और क्लास देखने में आपको फ़ायदा ये है कि मैं आपको साथ साथ रिवीजन भी करवाता रहता हूँ। केवल पीडीएफ पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे, ये मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो आप क्लास ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। पहला है मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मूवमेंट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना ना। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर मतलब एक देश से दूसरे देश में आना। तो उस जो व्यक्ति जाता है ना, उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट, ठीक है। माइग्रेंट एक देश से दूसरे देश में जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रवास, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम? प्रवासी। जो व्यक्ति ऐसा जाता है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। उस जो व्यक्ति ऐसा जाता है ना एक देश से दूसरे देश में, उसको बोलते हैं प्रवासी, माइग्रेंट। लेकिन जो ये प्रोसेस है ना जाने की, उसको हम बोलते हैं प्रवास, और इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। आपको सबको पता होगा, माइग्रेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की तरह प्राकृतिक सादगी होना, ठीक है। प्रकृति की तरह प्राकृतिक सादगी होना, इसका हिंदी में हो गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नैव, NAIVE, नैव, NAIVE, नैव, ठीक है। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की तरह प्राकृतिक सादगी होना, नैव बोलते हैं उसको, है ना। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की तरह प्राकृतिक सादगी होना, नैव, ठीक है। नैव। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मेल्स। वन हु हेट्स मेल्स, जो मतलब मेल्स मतलब पुरुषों को क्या करता है? हेट करता है ना। तो उसको हम बोलते हैं पुरुषद्रोही। हिंदी में बोलते हैं पुरुषद्रोही, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो पुरुषों से घृणा करने वाला भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसएनरिस्ट। एक बार यहां पे वापस लिखता हूं, मिसएनरिस्ट, ठीक है। मिसएनरिस्ट कैसे याद रखेंगे इसको? तो आपको मैं थोड़ा, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो मैं आपको बताता हूं कि पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। महिला में 2 हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में और महिला में होता है एंड्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये महिला वाला हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है, ये पुरुषों में नहीं होता है ना। हम उसको मिस कर रहे हैं पुरुषों में, इसलिए पुरुषों से क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? हेट कर रहा है ना। जो ये एंड्रोजन हार्मोन है वो पुरुषों में नहीं है, मतलब उसको पुरुषों में मिस किया जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? उससे पुरुषों से द्रोह कर रहा है, हेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के द्वारा कि पुरुषों के जो हेट करता है, जैसे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा, जैसे मैंने अभी बताऊंगा आपको, देखो कैसे कन्फ्यूजन होगा। ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, इसको क्या बोलते हैं? मतलब मानवता द्रोही, ठीक है। मानवता जो मैनकाइंड है ना, मानवता का, उसका ही उससे हेट करता है, मानवता द्रोही। तो उसको हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। तो जैसे ही आपके सामने एग्जाम में ये आएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा तो हेट्स मेल वाला है और कौन सा हेटर ऑफ मैनकाइंड वाला है ना। तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एंड्रोजन हार्मोन पुरुषों में होता नहीं है, इसलिए उसको पुरुषों में मिस किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो हेटर ऑफ मेल्स है उसको हम बोलते हैं मिसएंड्रिस्ट, है ना। और मानवता द्रोही वाले को बोलते हैं मिसएंथ्रोप, ठीक है। मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वंस ओन कंट्री।
वन हु हेट्स वंस ओन कंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्स नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी। यहाँ पे हम बोलते हैं बेट्रेज, ठीक है, बेट्रेज मतलब जो अपनी कंट्री से घृणा करता है, उसको धोखा देता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन हु बेट्रेज वंस ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री को धोखा देता है। बेट्रे क्या होता है? धोखा देना, दगा करना, ऐसे। तो ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही बोलेंगे, देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही। तो यहाँ पे बेट्रे आना, इससे बनेगा ट्रेटर, ठीक है, ट्रेटर, ट्रेटर। वन हु बेट्रेज वंस ओन कंट्री, उसको बोलेंगे हम ट्रेटर, देशद्रोही, ठीक है, ट्रेटर, देशद्रोही। कैसे याद रखोगे इसको? यहाँ पे बेट्रेज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रे आ रहा है, ट्रे, ठीक है, तो इससे ट्रे से क्या बन गया? ट्रेटर, ठीक है, ट्रे से क्या बन गया? ट्रेटर, क्या बन गया? ट्रेटर। नेक्स्ट है वन हु लव्स वंस ओन कंट्री, मतलब अपने देश को प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं देशभक्त। और ये तो आपने सुना ही होगा, पेट्रियोट, ठीक है, पेट्रियोट। देशभक्ति क्या होती है भाई? पेट्रियोटिज्म, ठीक है, देशभक्ति होती है ना। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट हार्मनी और एग्रीमेंट। इसकी बात एक बार मैंने पहले की थी, लेकिन थोड़ा सा उल्टे अर्थ में की थी। ब्रिंग अबाउट हार्मनी और एग्रीमेंट मतलब हार्मनी क्या होती है? सौहार्द, सौहार्द लाना। ब्रिंग अबाउट मतलब सौहार्द लाना, और एग्रीमेंट मतलब एक समझौता टाइप करना, ठीक है, मतलब दोनों में मेल मिलाप करना, समझौता करना, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेल मिलाप करना, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल। ब्रिंग अबाउट हार्मनी मतलब जो जैसे दो धर्मों के बीच में अगर सौहार्द कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल मिलाप कर रही है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉन्साइल, ठीक है, रिकॉन्साइल कर रहे हैं, रिकॉन्साइल, है ना। एक बार मैं ये वर्ड पहले आया था, इसके उल्टे अर्थ में आया था कि जहाँ पे हार्मोनी वगैरह नहीं हो, एग्रीमेंट नहीं हो, तो उसको बोलेंगे हम इररिकॉन्साइलेबल, इररिकॉन्साइलेबल, है ना। इस टाइम मैंने आपको बताया था रिकॉन्साइल होता है मेल मिलाप करना, ठीक है, मेल मिलाप करना। नेक्स्ट है, आप चिंता मत करो, इसका रिवीजन भी मैं करवा दूंगा अभी। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेस, मतलब ट्रेवल करता है कहाँ पे? सेक्रेड प्लेसेस। सेक्रेड मतलब पवित्र स्थानों पर, ठीक है, पवित्र स्थानों पर या तीर्थ स्थानों पर जो यात्रा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तीर्थयात्री, तीर्थयात्री। सेक्रेड होता है पवित्र या तीर्थ, है ना, तीर्थ स्थानों पर यात्रा करता है, उसको हम बोलते हैं तीर्थयात्री। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पिलग्रिम, पिलग्रिम, ठीक है, पिलग्रिम, PILGRIM, पिलग्रिम, पिलग्रिम। नेक्स्ट है टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, ये तो आपको पता ही होगा, खुद की जान ले लेना, उसको हम बोलते हैं आत्महत्या, यानी सुसाइड, ठीक है, सुसाइड। टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ मतलब खुद की हत्या करना, उसको हम बोलते हैं आत्महत्या, सुसाइड। नेक्स्ट है वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट। ये तो देखो इंपॉर्टेंट तो सारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो वो तो लगभग जैसे ये अगर 50-60% इंपॉर्टेंट है, तो ये 80-90% इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए सारी है ना। ये है वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं उसके पास है। पजेस मतलब होता है अधिकार में होना, ठीक है, पास में होना या अधिकार में होना, मतलब जिसके पास है बहुत सारी मतलब जो जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुमुखी, बहुमुखी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे कि हम किसी के बारे में पूछते हैं काफी वर्सेटाइल है ना, वर्सेटाइल मतलब हर क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है? अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अच्छा टैलेंट है उसमें ना। तो वापस एक बार इनका रिवीजन करते हैं। पहला है मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसको हम बोलते हैं प्रवास यानी माइग्रेशन, प्रवास यानी माइग्रेशन। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की तरह प्राकृतिक सादगी होना, उसको हम बोलते हैं नैव, ठीक है, नैव, NAIVE। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मेल्स, इसको बोलते हैं पुरुषद्रोही यानी मिसएंड्रिस्ट। क्यों बोला इसको मिसएंड्रिस्ट है?
क्योंकि हमने पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन नहीं होता, महिलाओं में होता है। ठीक है, पुरुषों में कौन सा होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन। क्या बोले हम पुरुष द्रोही को? मिस इंटरेस्ट। और मैन काइंड के द्रोही, जो द्रोही है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मानवता द्रोही, यानी मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट है वन हु बेट्रेज वंस ओन कंट्री, मतलब जो कि खुद के देश को धोखा देता है, दगा करता है, उसको बोलते हैं देशद्रोही। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेटर। बेट्रेज वाले में ट्रे से क्या बन गया? ट्रेटर। नेक्स्ट है वन हु लव्स वंस ओन कंट्री, मतलब अपने देश से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं देशभक्त। देशभक्त को क्या बोलते हैं? पैट्रियोट। ठीक है, पैट्रियोट। और देशभक्ति को क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट हार्मनी और एग्रीमेंट। हार्मनी क्या होती है? सौहार्द। ब्रिंग अबाउट हार्मनी मतलब सांप्रदायिक सौहार्द स्थापना करना, लाना, और एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट करना, समझौता करवाना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेल मिलाप करना, यानी रिकॉन्साइल। ठीक है, मेल मिलाप करना, रिकॉन्साइल। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेज। वन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेज, जो कि सेक्रेड मतलब पवित्र स्थानों पर या तीर्थ स्थानों पर क्या करता है? यात्रा करता है, उसको हम बोलते हैं तीर्थयात्री, यानी पिलग्रिम। नेक्स्ट है टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, मतलब खुद की लाइफ लेना, उसको हम बोलते हैं आत्महत्या, यानी सुसाइड। ठीक है, सुसाइड। नेक्स्ट है वन हु possesses मैनी टैलेंट्स, यानी बहुमुखी, मतलब कई सारे क्षेत्रों में टैलेंट होना, उसको हम बोलते हैं बहुमुखी, यानी वर्सेटाइल। ठीक है, VERSATILE, वर्सेटाइल। चलो अब हम चलते हैं शब्द युग्म पर। पहला है क्षमा। क्षमा मतलब होता है माफ करना। ठीक है, सबको पता है क्षमा मतलब होता है माफ करना। और क्षमा जिसमें आधा क्ष है ना, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी याद रखना। क्षमा तो आपको सबको पता है माफ करना, वो क्षमा मतलब छोटा है, उसको करते हैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे याद रखना कि हमें माफ सबसे ज़्यादा कौन करता है? हम इतना सारा प्रदूषण करते हैं, इतना सारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा माफ कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा माफ कौन कर रहा है? पृथ्वी। आप इसको कैसे याद रखोगे कि भाई एक याद, इन ये दोनों वर्ड तो लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा इनमें चेंज आता है ना, तो इनमें से आपको एक याद हो गया ना, तो दूसरे को आप कनेक्ट कर लिया अगर उसी से ना, कनेक्ट कर लेंगे तो जो दूसरा कनेक्टिंग वर्ड होगा ना, जैसे माफ करना से हमने पृथ्वी को कनेक्ट किया है ना, तो पृथ्वी इसी का क्या होगा? अर्थ होगा। ठीक है, जैसे क्षमा मतलब माफ करना होता है ना, तो माफ कर कौन करता है? हमें पृथ्वी कर दिया। ठीक है, पृथ्वी। तो जो पृथ्वी हमने जो दूसरा कनेक्टिंग वर्ड है, इसका कनेक्टिंग वर्ड, उसी का अर्थ क्या होगा? जो दूसरा इसका सिमिलर है ना, क्षमा। ठीक है, उसी का। तो आप समझ गए होंगे आसानी से, इतना दिमाग तो सब में है। ये हमने पहले देख चुके थे हम। क्षति होती है हानि, और क्षति होती है पृथ्वी। यहाँ पे पृथ्वी का वापस जिक्र आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अवनी बोलते हैं। ठीक है, अवनी बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, धरा बोलते हैं। ठीक है, धरती बोलते हैं, और बाकी हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे उस टाइम देख लेंगे। बाकी ये तो आप याद रख लेना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है खर। खर होता है गधा। खर मतलब गधा। ठीक है, गधा। और खार मतलब होता है राख। खार मतलब होता है राख। अब खर का आपने अगर याद कर लिया, गधा होता है खर। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? भाई सिंपल है, खर खार तो साथ में आएंगे, तो इनको तो याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे खर अगर आ गया तो उसके साथ में शब्द युग्म क्या आएगा? खार आएगा ना, तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। याद हमें रखने ये दोनों। कैसे याद रखेंगे? कि हमने खर से गधा याद कर लिया ना, खर से गधा। अब गधा क्या करता है? गधा हमेशा क्या करता है? राख में लौटता है ना। उसको आप कितना ही समझा लो, आप वो राख में लौटेगा जाके ना। कहाँ लौटेगा? राख में लौटेगा ना, राख में लौटेगा। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। इनको कनेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो साथ में ही आएंगे, है ना। खर क्या होता है? गधा। और गधा कहाँ लौटेगा? राख में। गधा कहाँ लौटेगा? राख में। और राख किसके मतलब किस मानी होती है? राख। ठीक है, खार मतलब होता है राख। ठीक है, खार मतलब होता है राख। नेक्स्ट है कक्षा। कक्षा होती है श्रेणी, क्लास। और कुक्सी
ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेना, सही तरीके से लिख देता हूँ मैं एक बार। कुक्षी, कुक्षी होती है कोख, कोख, ठीक है। कक्षा मतलब श्रेणी, कुक्षी मतलब कोख, ये तो सबको शायद पता ही होगा, हो सकता है। कुक्षी मतलब कोख, ठीक है, कोख, कुक्षी मतलब कोख। नेक्स्ट है आय। आप आय क्या है आपकी, मतलब आय मतलब आपकी आमदनी क्या है, आय मतलब आमदनी, और आयु मतलब उम्र, ये तो सबको पता होगा, दोनों का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हेम। हेम क्या होता है भाई, सोना, स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, ठीक है, सोना या स्वर्ण। और होम मतलब, होम मतलब जो घर पे करवाते हैं ना पंडित को बुला के हवन वगैरह कराते हैं, उसको होम भी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हवन, ठीक है, हवन। इंग्लिश वाला होम समझ घर मत कर देना भाई, ठीक है, हिंदी की बात चल रही है यहाँ पे। होम मतलब होता है हवन। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। क्षमा मतलब माफ करना, माफ हमें कौन करता है, पृथ्वी। माफ कौन करता है सबसे ज्यादा, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या होगी, क्षमा, जिसमें क्षय आधार है। खर होता है गधा, खर होता है गधा। गधा किस में लौटता है, राख में। गधा किस में लौटता है, राख में। और राख क्या होती है, खार, ठीक है, खार। कक्षा क्या होती है, श्रेणी, कक्षा क्या होती है, श्रेणी। और कुक्षी होती है कोख, ठीक है, कोख। और क्षति तो हमने देखा था, क्षति यानी हानि, क्षति मानी पृथ्वी, और ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द थे पीछे। आय मतलब आमदनी, आय मतलब आमदनी, और आयु मतलब उम्र, आयु मतलब उम्र। हेम मतलब सोना या स्वर्ण, हेम मतलब सोना या स्वर्ण। होम मतलब हवन, होम मतलब हवन। अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर हम मुहावरे देखेंगे, ठीक है। पहला है वाक्यांश, दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ। दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ, जैसे कि आपने आईपीसी सीआरपीसी का नाम सुना होगा, उसमें क्या लिखा गया है। तो भाई जैसे भी अगर किसी को पनिशमेंट देनी है, हमें दंड देना है किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। हर इसमें आर्टिकल में बहुत सारे, जैसे मान लो पहले आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहले आर्टिकल में लिखा है कि चोरी करने की ये सजा होगी ना, और फिर दूसरे में लिखा है कि मर्डर की ये सजा होगी, तीसरे पे क्या है कि डकैती की होगी, लूटपाट की होगी। तो वो क्या है, दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ है। तो आपने सुना होगा पेनल कोड उसको बोलते हैं, ठीक है, पेनल कोड है ना। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड है ना, भारतीय दंड संहिता, क्योंकि वो दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ है, इसलिए उसको हम बोलते हैं दंड संहिता, ठीक है, दंड संहिता, दंड संहिता। नेक्स्ट है थन से निकाला हुआ ताजा गर्म दूध, ताजा गर्म दूध। थन से निकाला हुआ ताजा गर्म दूध, उसको हम बोलते हैं धारोष्ण, ठीक है, धारोष्ण, धारोष्ण। तो थन से निकलते हैं दूध, उसको हम बोलते हैं धार, धार, ठीक है, जैसे धार मारता है ना, वो धार मारते हैं हम जब थन से दूध निकलता है, तो धार वो होती है, प्लस उष्ण मतलब होता है गर्म, ठीक है, उष्ण मतलब होता है गर्म। तो धार प्लस उष्ण से मिलकर बन गया धारोष्ण, गुण संधि के द्वारा। ए प्लस उ मिला तो गुण संधि हो गई। जल्दी हम आपकी संधि स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। थन से निकाला हुआ ताजा गर्म दूध क्या होता है, धारोष्ण, धारोष्ण, ठीक है, धार प्लस उष्ण, धारोष्ण। नेक्स्ट है पति पत्नी का युगल। पति पत्नी का युगल क्या होता है भाई, दंपति, ठीक है, दंपति। एक दो बार क्या आपके शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है ना, शब्द शुद्धि में पूछा गया, ऐसे दे देंगे आपको दंपति, ठीक है, दंपति, दंपति और दंपति। तो मैं आपको बता दूं कि भाई पति पत्नी में जो युगल होता है, दंपति में आता है ती बड़ा, क्यों, क्योंकि पति पत्नी दोनों आ गए तो ती बड़ा हो गया, ठीक है। और साथ में इसमें क्या, जो ये है क्या बोलते हैं, छोटा तय, जो आधा तय है वो भी नहीं आता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पति पत्नी के युगल को क्या बोलते हैं, दंपति। नेक्स्ट है जो नया नया आया है, नया नया आया है, उसको हम बोलते हैं नवागत, नवागत या नवागंतुक, नवागंतुक। ये भी आपको पता चल रहा होगा कि कैसे बना है। तो नव प्लस आगत, ठीक है, नव मतलब नया और आगत मतलब आया है, आने वाला, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं नव प्लस आगंतुक, मतलब नव मतलब नया और आगंतुक मतलब आने वाला, आया है। तो जो नया नया आया उसको हम बोलते हैं नवागत। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई मतलब आपकी कोई वस्तु है और किसी दूसरे के पास आपने रख दी, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास उसकी धरोहर रखी है ना, धरोहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धरोहर, ठीक है, धरोहर। क्या बोलेगा भाई, धरोहर, थाती, ठीक है, धरोहर यानी थाती। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर यानी थाती।
किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु यानी धरोहर थाती। नेक्स्ट है केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री। केवल अपने पति में अनुराग जो रखती है उसको हम बोलते हैं पति क्या है वृत्ता, पति वृत्ता है, पति वृत्ता है। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत को हम क्या बोलते हैं पैगंबर, पैगंबर, पैगंबर। ठीक है, जो मुसलमान धर्म है उसमें, इस्लाम धर्म है उसमें लोग क्या मानते हैं कि जो ईश्वर दूत भेजता है उसको क्या बोलते हैं पैगंबर बोलते हैं। ठीक है, पैगंबर, पैगंबर। नेक्स्ट है भाग्य पर भरोसा रखने वाला। भाग्य पर भरोसा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं भाग्यवादी, भाग्यवादी। और जो भाग्य का धनी हो, जो भाग्य का धनी हो उसको हम क्या बोलते हैं भाग्यवान, भाग्यवान। भाई इन दोनों में अंतर तो है। अब इसको याद कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, जो कि पीडीएफ पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास देखा करो, चाहे 2 बार में करके देख लिया करो या फिर कैसे भी आप देखो, खाना खाते टाइम, आप ट्रेवलिंग करते टाइम क्लास जरूर देखनी चाहिए आपको। कैसे याद रखेंगे इसको, भाग्य पर भरोसा रखने वाला। आप कुछ भी मान लो, वाद हिंदी में कब लगता है, वाद हिंदी में कब लगता है जब आप किसी चीज के पीछे मतलब एकदम बिना दिमाग लगाए एकदम पीछे पड़ जाते हो ना। जैसे अब जाति, जो केवल अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता हो ना, तो फिर उस अवधारणा को हम बोलते हैं जातिवाद। जो केवल अपने धर्म को हम सर्वश्रेष्ठ मानता है उसको बोलते हैं धर्मवाद। जो अपने केवल राष्ट्र को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है, केवल राष्ट्र को से प्रेम करता है, अन्य राष्ट्रों से घृणा करता है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद। इसी प्रकार जो भाग्य पर भरोसा रखता है, भाग्य को सब कुछ मानता है, वो होता है भाग्यवाद। ठीक है, भाग्यवाद। और जो व्यक्ति उस भाग्य पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति की बात करें कि जैसे मान लो मैं हूं ना, मैं भाग्य को बहुत ज्यादा मानता हूं कि भाग्य सब कुछ है, हर चीज में भाग्य को लेके आता हूं ना, तो वो प्रोसेस क्या होगी, अवधारणा क्या हो गई भाग्यवाद। और मुझे क्या कहेंगे लोग, भाग्यवादी। ठीक है, मैं भरोसा रखता हूं इसलिए मुझे कहेंगे भाग्यवादी। तो एक तो याद हो गया भाग्यवादी, है ना। नेक्स्ट है भाग्य का धनी हो। तो ये भाग्यवान कैसे हुआ, भाग्यवान कैसे हुआ, भाग्यवान कैसे हुआ। तो भाई जैसे आपने देखा हो कि जो धन को रखता है ना साथ में, ठीक है, धन को क्या करता है, रखता है व्यक्ति ना, धन का जो धनी हो उसको हम बोलते हैं धनवान। ठीक है, धनवान, धनवान। ठीक है, विद्वता का जो धनी हो उसको बोलते हैं विद्वान। ठीक है, विद्वान। इसी प्रकार भाग्य का धनी हो उसको हम बोलते हैं भाग्यवान। ठीक है, भाग्यवान। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई किसके पीछे वाद्य लगा रहा है और किसके पीछे वान लगाना है। ठीक है, इनको मिटा देता हूं एक बार मैं वापस, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो पीडीएफ में ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, और आपको कब पक्की बात बोल रहा हूँ मैं कि आपको कंफ्यूजन होगा इन दोनों में कि कैसे कौन सा करना है ना। तो आप जरूर इनको आपको क्लास देखनी चाहिए। ऐसे फालतू टाइम पास करते रहते हो, कल काम की चीजें मत देखा करो, आप फालतू चीजें देख लिया करो बस। तो काम की चीजें आपको देखनी चाहिए ना। आपको ये सब, ये जो क्लास है ना, इसमें कितने आप 1 घंटा अगर दोगे ना इसको, आधे घंटे क्लास का और आधे घंटे आपको उसको रिविजन का ना, तो आपको हिंदी इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जल्दी ही हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कई लोगों का सुझाव है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन टेस्ट, तो उसमें क्या पॉसिबल नहीं है 1 दिन छोड़ के 1 दिन टेस्ट सीरीज। आप जब तक पढ़ोगे ही ना खुद से, तो आपको कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज का। आप पहले क्लास लो, फिर आप पीडीएफ पढ़ो, या पीडीएफ पढ़ो कैसे भी करो, लेकिन आपको जैसे संडे को या मंडे को टेस्ट लेंगे, जैसे मान लो 4 या 5 महीने में टेस्ट लेंगे, जैसे 15 दिन एक टेस्ट लेंगे पहले पूरे का, फिर आपके 5 से टेस्ट ले लेंगे, जिसमें हम वो 1 महीने में ना, तो वो कवर ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि आपका फिर आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन जितने होंगे ना वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, अनेक भाषाओं को जानने वाला। अनेक भाषाओं को जानने वाला, तो अनेक भाषाओं मतलब बहु भाषा, अनेक भाषाओं की बहु भाषा। अब जानने वालों वाले को हम के लिए हमने यूज करते हैं ज्ञ। ठीक है, तो हम बहुभाषज्ञ भी कर सकते हैं, या फिर एक वर्ड इसके लिए और यूज किया गया है, जानने वाले के लिए हम विद भी यूज करते हैं। ठीक है, विद, विद मतलब होता है विद्वान। ठीक है, विद मतलब होता है विद्वान या जानने वाला या विद्वान। ठीक है, तो हम इसको बहुभाषाविद भी बोलते हैं, बहुभाषाविद या बहुभाषज्ञ भी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुभाषाविद। नेक्स्ट है अनेक भाषाओं को बोलने वाला। अनेक भाषाओं को बोलने वाला है तो हम उसको बोलेंगे बहुभाषा भाषी। बहुभाषा भाषी मतलब अनेक भाषाओं को बोलता है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं बहुभाषा भाषी।
और जो जानता है उसको हम बोलते हैं विद। तो ये दोनों चीज़ें एक भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप है ना 5-7 भाषाओं को जानते हो और फिर इनको बोलते भी हो, तो बहुभाषा विद भी हो और बहुभाषा भाषी भी हो, आप जानोगे तभी तो बोलोगे। तो वो सेम ही बातें हैं दोनों, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दो भाषाएं बोलने वाला। दो भाषाएं बोलने वाले को हम बोलते हैं द्विभाषी। द्विभाषी, ठीक है, द्विभाषी। नेक्स्ट है जो दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच, मतलब जैसे आपको अंग्रेज आ गया आपके पास कोई और आपको अंग्रेजी आती नहीं, तो एक मीडिएटर है आपके पास जो कि हिंदी जानता है और इंग्लिश जानता है। वो क्या करता है, दो भिन्न भाषियों मतलब अंग्रेज वाले में और हिंदी वाले में के बीच अनुवाद करता है, ठीक है, और फिर आपकी बात करवाता है ना। तो हम उसको बोलेंगे दुभाषिया है, ठीक है, दुभाषिया। दुभाषिया क्या होता है, जिसको दो भाषाओं का नॉलेज है और दो भाषाएं बोल लेता है ना। तो दुभाषिया और इसमें भाई द्विभाषी में क्या अंतर है, तो भाई कुछ अंतर नहीं है। ये भी दो भाषाएं बोल लेता है और ये भी दो भाषाएं बोल लेता है ना। तो इसका जो ये सेम ही बातें हैं, बस इनमें लिखने में अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लिख देना एग्जाम में जो आपके ऑप्शन में आए, दोनों साथ नहीं आएंगे कभी भी। तो हम दो भाषाएं बोलने वाले को हम बोलते हैं द्विभाषी और जो दो अनुवाद कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं दुभाषिया। बाकी बात दोनों एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला, तो रात को हम क्या बोलते हैं, निशा। रात को हम बोलते हैं निशा और विचरण करने को हम बोलते हैं चर, ठीक है। तो विचरण के लिए एक वर्ड हम चर भी यूज करते हैं, तो निशाचर, ठीक है। क्या हो गया, रात में विचरण करने वाला निशाचर। निशाचर किसका पर्यायवाची है, राक्षस का, ठीक है, राक्षस। और इसका क्या है, दैत्य, ठीक है, दैत्य, ठीक है। रात में विचरण करने वाला क्या है, निशाचर, राक्षस, दैत्य, ठीक है। रात के लिए हमने एक कल परसों देखा था तमा। तमा बोलते हैं रात को, ठीक है, रात्रि बोलते हैं। साथ ही साथ में हम निशा भी बोलते हैं, ठीक है, निशा, ओके। इसके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है मछली पकड़ने वाली जाति विशेष। मछली पकड़ने के लिए एक जाति होती है, जैसे बाल काटने की जाति होती है, जैसे कोई चप्पल वप्पल काटने की जाति विशेष होती है, जो कि मतलब ऐसे नहीं कि वो जाति बना रखी है, लेकिन उस समुदाय के लोग वो सेम ही काम करते हैं लगभग। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, मछली पकड़ने वाली जाति विशेष, उसको हम बोलते हैं धीवर। धीवर, ठीक है, धीवर, धीवर, धीवर। मछली पकड़ने वाली जाति विशेष कहते हैं धीवर, ठीक है, धीवर। नेक्स्ट है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाला होता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न। नेक्स्ट है चांदनी रात। चांदनी रात को हम बोलते हैं सरवरी। सरवरी या फिर राका। राका भी हम बोल देते हैं चांदनी रात को। दो एक ही, राका तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सरवरी अभी आया है। चांदनी रात को क्या होते हैं, सरवरी या राका। सरवरी या राका, सरवरी या राका, सरवरी या राका। मैं जब भी बोलता हूँ बार बार तो आप साथ साथ में बोलते रहिए। और अमावस्या की रात को हम क्या बोलते हैं, कुहू। ये भी मैं 5-6 बार बता चुका हूँ आपको, कुहू, ठीक है, कुहू। अमावस्या की रात को बोलते हैं कुहू, कुहू, ठीक है, कुहू। चांदनी रात को बोलते हैं सरवरी या राका और अमावस्या की रात को बोलते हैं कुहू। एक बार इनका वापस रिवीजन कर लेते हैं भाई। पहला है दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ, उसको हम बोलते हैं दंड संहिता। दंड संहिता। थन से निकाला हुआ ताजा गर्म दूध, उसको बोलते हैं धारोषण। धारोषण। पति पत्नी का युगल, उसको हम बोलते हैं दंपति। दंपति। जो नया नया आया है उसको हम बोलते हैं नवागत या नवागंतुक। नवागत या नवागंतुक। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको हम बोलते हैं द्रोहर। द्रोहर आप याद रखो, थाती अगर याद रहे तो ये भी याद कर लेना, द्रोहर या थाती। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को बोलते हैं पतिव्रता। पतिव्रता। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत को हम बोलते हैं पैगंबर, ठीक है, पैगंबर। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, उसको हम बोलते हैं भाग्यवादी। भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो उसको बोलते हैं भाग्यवान, ठीक है, भाग्यवान। अनेक भाषाओं को जानने वाला, अनेक भाषाओं को जानने वाले को बोलते हैं बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। अनेक भाषाओं को बोलने वाला, अनेक भाषाओं को बोलने वाले को बोलते हैं बहुभाषाभाषी। बहुभाषाभाषी। दो भाषाएं बोलने वाला होता है द्विभाषी। द्विभाषी। और दो भाषाओं भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करवाए उसको बोलते हैं दुभाषिया। दुभाषिया। बाकी बात एक ही है। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाला, उसको बोलते हैं निशाचर, ठीक है, निशाचर। मछली पकड़ने वाली जाति विशेष,
उसको बोलते हैं धीवर, ठीक है, धीवर। नेक्स्ट है शत्रु का नाश करने वाला, उसको बोलते हैं शत्रुघ्न, शत्रु का नाश करने वाला उसको बोलते हैं शत्रुघ्न। नेक्स्ट है चांदनी रात, चांदनी रात को बोलते हैं सरवरी या राका, सरवरी या राका। अमावस्या की रात को बोलते हैं कुहू। अब लास्ट हमारा बचा है मुहावरे, ठीक है। मुहावरा सबसे पहले है धाक जमना, ठीक है। धाक, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया मोहल्ले का, तो आपकी धाक जम जाएगी वहाँ पे, ठीक है। धाक जम गई मतलब आपका रोब स्थापित हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। रोब स्थापित होना, धाक जमना करता है रोब स्थापित होना, रोब स्थापित होना, रोब स्थापित होना। नेक्स्ट है उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना। आप अपने विधायक के पास कुछ काम करवाने गए और लेकिन उसने आपको साफ साफ इनकार कर दिया, टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब क्या होता है भाई? साफ साफ इनकार करना, मैं पहले बता चुका हूँ। आपको टका सा जवाब दे दिया तो आप क्या करोगे? निराश पांव लौटोगे, निराश पांव लौटोगे ना, उल्टे पांव लौटोगे, ठीक है। उल्टे पांव लौटने का अर्थ क्या है? निराश लौटना, निराश लौटना, निराश लौटना। नेक्स्ट है नजर करना, ये भाई इंपॉर्टेंट, नजर करना, नजर करना। अगर किसी ने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें जो आपने पढ़ा है, जो आधुनिक जो राजस्थान की हिस्ट्री है, उसमें आपने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के कर होते थे। जो किसान आंदोलन पढ़े हो आपने अगर, उसमें आप कहते हैं नजराना कर, ठीक है, नजराना कर। जब भी कोई सामंत वगैरह नया बनता था तो जो राजा को कर देता था कोई भेंट स्वरूप, तो उसको बोलते थे नजराना कर, नजराना कर। तो नजराना क्या होता है? भेंट करना, ठीक है, भेंट करना। नजराना मतलब भेंट करने के लिए कोई कर, सॉरी मैं थोड़ा सा, वो क्या करता था? नजराना पेश करता था, किसके सामने? राजा के सामने। कौन? सामंत, ठीक है। जब नया सामंत आपका बना, मानो कोई भी सामंत है, वो राजा को क्या कर रहा है? आप कोई उपहार भेंट कर रहा है, ठीक है, नजराना पेश कर रहा है, तो उसका जो खर्चा है ना वो किसानों पर लगाता था, इसलिए उसको हम नजराना कर बोल देते हैं। बाकी नजराना या नजर का अर्थ क्या है? पेश करना, ठीक है, पेश करना या उपहार देना, पेश करना या उपहार देना, उपहार देना, ठीक है, पेश करना या उपहार देना। नेक्स्ट है एड़ियां रगड़ना, एड़ियां रगड़ना। वही बात है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप अपने विधायक के पास कोई काम करवाने जाओ और वो आपको बिल्कुल साफ मना कर दे, तो आप उल्टे पांव लौटोगे, अर्थात निराश लौटोगे। लेकिन आप घर आते ही थोड़े दिन आपको किसी ने कह दिया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ और काम इस बार करवाएंगे, और ऐसे करते करते आप 5, 7, 10 बार चक्कर लगा चुके हो ना, तो आप कहोगे कि मैं तो एड़ियां रगड़ चुका हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, एड़ियां रगड़ चुका हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, अर्थात बहुत सारे चक्कर लगा चुके हो ना। तो एड़ियां रगड़ने का अर्थ क्या हो गया? चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, ठीक है, बार बार चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। नेक्स्ट है कलेजा धक से रह जाना, कलेजा धक से रह जाना। आप जा रहे हो रास्ते में और आपको अंधेरे में कोई सफेद कपड़े पहने हुए दिख गया, चाहे हो कुछ भी हो, चाहे वो बिज्जू का लगाते ना खेतों में डरावना वही हो, लेकिन एकदम एकदम एक बार तो आपका कलेजा जो होता है ना एकदम अंदर से जैसे सब कुछ बाहर निकल गया ना, तो उसी को बोलते हैं कलेजा धक से रह जाना। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ ऐसा कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, एकदम से अचानक आपको कुछ दिख गया रात में, तो आपको एकदम तुरंत कलेजा धक से रह जाएगा ना, मतलब डर जाओगे बहुत भयंकर तरीके से। तो कलेजा धक से रह जाना करता है डर जाना, डर जाना। नेक्स्ट है धूप में बाल सफेद न होना, धूप में बाल सफेद न होना। तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं? धूप में बाल सफेद न होना को अनुभवी होना, अनुभवी होना। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? कि मैंने बहुत सारे, मैं दौर से गुजरा हूं, मैं बहुत अभी अनुभवी हूं। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, अनुभवी होना या अनुभवी होना मान सकते हैं। धूप में बाल सफेद न होना का अर्थ क्या है? अनुभवी होना या बहुत अनुभवी होना, एक बात है। नेक्स्ट है कान में तेल डालना, कान में तेल डालना। अगर आपने कान में तेल डाल लिया ना, तो आप उसके अर्थ लगाया जाता है किसी की बात पर ध्यान न देना, किसी की बात पर ध्यान न देना, किसी की बात पर ध्यान न देना। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ है ख्याल, सिर्फ आप ख्याल कर रहे हो ना, कुछ कर नहीं रहे, मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया यार, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, करते रहना। नेक्स्ट है गाल बजाना, गाल बजाना मतलब गाल बजाने का अर्थ क्या है कि हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, और वो मानो
आप तो गांव में रहते हो और वो कहीं रहता है शहर में, है ना, तो आपको यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें बताता है कि हम वहाँ पे ये करते हैं, हमने उसको पीट दिया, हमने उसको मार दिया, हम पुलिस से भिड़ गए, हम इतने वो करते हैं, कंडक्टर को किराया नहीं देते हैं, कंडक्टर को पीट देते हैं। तो फालतू यहाँ पे आके गाल बजाता है, मतलब डींग हाँकता है, ठीक है, व्यर्थ बड़ाई करता है ना, बढ़ चढ़ कर बातें करता है। तो हम किसको क्या बोलते हैं, डींग हाँकना या फिर बढ़ चढ़ कर बातें करना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। नेक्स्ट है घुटने टेकना। घुटने टेकना तो सिंपल क्या है, अपनी हार स्वीकार करना, अपनी हार स्वीकार करना। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है धाक जमना यानी रोब स्थापित होना, उल्टे पांव लौटना यानी निराश लौटना, ठीक है, निराश लौटना। नेक्स्ट है नजर करना, नजर करना यानी पेश करना या भेंट करना। नेक्स्ट है एड़ियां रगड़ना, एड़ियां रगड़ना का अर्थ चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। नेक्स्ट है कलेजा धक से रह जाना, इसका अर्थ है डर जाना। धूप में बाल सफेद न होना का अर्थ है अनुभवी होना, अनुभवी होना। कान में तेल डालना का अर्थ है किसी की बात पर ध्यान न देना, किसी की बात पर आप ध्यान नहीं दो उसको बोलेंगे कान में तेल डालना। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट है गाल बजाना, गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना, डींग हाँकना या बढ़ चढ़कर बातें करना। नेक्स्ट है घुटने टेकना, घुटने टेकना का अर्थ है अपनी हार स्वीकार करना, अपनी हार स्वीकार करना। तो थैंक यू एवरीवन, हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बाकी मैंने आपको देखो मुहावरे वगैरह कितने अच्छे तरीके से समझा के याद करवाए हैं। अगर आप खुद इनको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो इसलिए हमारे साथ आप बने रहें, क्लास को जरूर देखा करें। कुछ कमी हो, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में बोल देना, मैं भाई धीरे बोल दूंगा। आपकी 4-5 मिनट वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके बाद में तो इसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।